तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होते हुए कैडी नाम के कैदी को दिखाया जाता है जो किसी बच्ची के रेप के केस में 14 साल की सजा के लिए अंदर हुआ है। तो हमें पता चलता है कि आज वो वक्त आ गया है जब उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा, यानी वो अपना 14 साल की सजा काट कर बाहर आ रहा है। अब अगले सीन में हमें सैम नाम के एक फाइनेंशियल लॉयर को दिखाया जाता है जिसकी ली नाम की एक वाइफ भी है। इसके अलावा इनकी एक जवान बेटी भी है। और इस वक्त हम देखते हैं कि सैम अपनी फैमिली को लेकर थिएटर में मूवी देखने के लिए आया है, लेकिन इनकी आगे वाली सीट पर हम देखते हैं कि एडी पहले से ही बैठा हुआ है और इस वक्त वो मूवी को देखकर जोर जोर से मजे ले रहा था और काफी ज्यादा शोरगुल मचा रहा था। और इसकी हंसी की वजह से सैम और उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो रहे थे। अब बहुत देर सोचने के बाद सैम कैडी को रोकता है, लेकिन कैडी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और अपने मजे लेने में लग जाता है। अब सैम को लग जाता है कि शायद उसके सामने वाला शख्स एकदम सनकी है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर उस थिएटर से बाहर चला जाता है। इसके बाद जब वो एक मार्केट से गुजर रहा होता है तो रास्ते में वो एक चॉकलेट लेना चाहता है और जब वो चॉकलेट ले लेता है उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी पेमेंट तो कैडी ने पहले ही कर दी है। अब उसका ऐसा बिहेवियर देखने के बाद सैम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये आदमी उसके पीछे क्यों पड़ा है। अब अगले सीन में हम सैम को मारिया नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं। यहाँ पर सैम मारिया से कहता है कि अगले कुछ दिनों के लिए उन्हें अपना अफेयर खत्म करना होगा। यहाँ पर मारिया को लगता है कि शायद सैम ये सब बातें अपनी वाइफ मारिया की वजह से कर रहा है। अब वहाँ से निकलकर सैम जैसे ही अपनी कार में बैठता है तो कैडी उसकी कार की चाबी ले लेता है। अब कैडी सैम को अपना नाम बताता है, लेकिन सैम उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब कैडी उसे बताता है कि उसे जल्द ही 14 साल की जेल हुई थी और वो सैम को उस जेल का एड्रेस भी बताता है। और यहाँ पर हमें तब पता चलता है कि सैम कैडी को पहले से जानता है, लेकिन बस वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि मानो वो उसे नहीं पहचानता। लेकिन अब कैडी सैम को कहकर चला जाता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि खूनी का मतलब क्या होता है। अब रात होने के बाद ली जब सैम के साथ इंटीमेट होने के बाद अपनी खिड़की के पास हवा खाने के लिए जाती है, तब उसकी नजर जब घर की बाउंड्री पर जाती है तो वहाँ पर उसे कैडी बैठा हुआ नजर आता है। और ये देखकर ली घबराकर सैम को फौरन ये बात जाकर बताती है और तभी सैम गुस्से में गन अपनी लेकर बाहर जाता है और कैडी वहाँ से भाग निकलता है। और अब जब ली सैम से पूछती कि आखिर वो कौन है, तब सैम उसे बताता है कि 14 साल पहले मैंने उसका केस लड़ा था, लेकिन मैं वो केस हार गया था और शायद अब वो जेल की सजा काट कर मुझे परेशान करने के लिए आया है। अब ली जानना चाहते हैं कि कैडी को आखिर किस जुर्म की सजा मिली थी। तब सैम उसे बता देता है कि उसने 16 साल की लड़की के साथ रेप किया था। अब हम देखते हैं कि एक दिन जब सैम फिर से रास्ते में होता है तो कैडी उसके पीछे आ जाता है। अब सैम उसे पीछे छुड़वाने के लिए उसे पैसों का ऑफर देता है, क्योंकि सैम उससे काफी ज्यादा उब चुका था, लेकिन कैडी को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर कैडी उसे बताता है कि मेरे साथ वहाँ जेल के काले कैदियों ने गैंग रेप किया, इसके अलावा मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई और सबसे बड़ी बात कि मेरी जिंदगी के 14 साल बर्बाद हो गए। तो क्या तुम सैम मेरे 14 साल वापस कर सकते हो? इस पर सैम कोई भी जवाब नहीं दे पाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सैम अपने ऑफिस में होता है तब उसकी वाइफ का उसके पास फोन आता है। फोन उठाने के बाद सैम सीधा अपने घर आता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि उनके डॉग को किसी ने जहर देकर मार दिया। तो सैम को समझ में आ जाता है कि ये बस कैडी का ही काम हो सकता है, इसीलिए उसने कैडी के खिलाफ पुलिस FIR लिखवा दी। लेकिन कैडी को पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद हम उसे सैम की कलीग मारिया के पास देखते हैं। यहाँ पर मारिया कैडी के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी और उससे हद से ज्यादा फ्लर्ट भी कर रही थी। यहाँ पर उसने कैडी को अपने और सैम के अफेयर के बारे में भी बता दिया और ये बात तो कैडी को पहले से भी पता थी। इस वक्त मारिया ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और इसी बात का फायदा उठाकर कैडी उसे अपने रूम तक लेकर आता है और उसे पूरी रात अपने घोड़े की सवारी कराता है और फुल एंजॉय करने के बाद उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करता है। ये बात जब सैम को पता चलती है तो वो मारिया को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसने तो मारिया की हालत ही खराब कर दी थी। अब सैम के पूछने के बाद मारिया उसे बताती है कि तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गई और जब तुम नहीं आए तो मैं एडी के साथ रूम में चली गई ताकि मैं तुम्हें जेलस फील करवा सकूं। अब वहां से आने के बाद कैडी घर पर पहुंचकर काफी डर जाता है कि उसे डर था कि कहीं उसके बाल बच्चों या उसकी बीवी पर कोई आंच ना जाए। इसी वजह से वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है कि वो कैडी पर हमेशा नजर बनाए रहे। लेकिन जब वो डिटेक्टिव कैडी के ऊपर नजर रख रहा था तो कैडी इस बात का पता चल जाता है। अब डिटेक्टिव कैडी को शहर छोड़ने की धमकी देता है और उसकी इस बात का कैडी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब जब एडी सैम के घर के बाहर होता है तो उसकी बेटी वहां पर आ जाती है और सैम उसे देखने लग जाता है, लेकिन तब तक सैम की वाइफ उसे डांटकर घर के अंदर जाने को बोलती है और उसे देखते हुए तब कैडी भी वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडी रात हो जाने के बाद सैम की बेटी के पास फोन करके बोलता है कि मैं तुम्हारा ड्रामा टीचर बोल रहा हूँ। इस तरह से वो उसे बेवकूफ बनाकर स्कूल के कोपचे में बुलवाता है। अब हम देखते हैं कि टेमी स्कूल के किनारे में जब आ जाती है तो उसके सामने एडी होता है। अब इसकी हरकतें देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये कोई ड्रामा टीचर नहीं है। अब यहाँ पर एडी उस लड़की को उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काने लगता है और काफी देर अपनी बातों में फंसा कर रखता है, जिसके बाद वो उसे टच करने की बात करता है जिस पर वो मान जाती है और इस तरह से उसके करीब आकर वो उसे किस भी करने लगता है। और जब ये बात सैम को पता चलती है तो वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वो घर आकर अपनी बेटी
डैनी से सवाल जवाब करने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर सैम को ये बात भी पता चल जाती है कि उसकी बेटी ने एडी को किस भी किया। तब सैम गुस्से में आकर उसे कभी ना बात करने की एडवाइस देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एडी पर कुछ भाड़े के लोग उस पर हमला कर देते हैं और ये सारा नजारा सैम छुपकर देख रहा होता है क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी की होती है। लेकिन एडी उन भाड़े के टट्टुओं पर भारी पड़ जाता है। अब एडी समझ जाता है कि ये काम बस सैम का ही है। तब वो उसे आवाज देकर बुलाता है लेकिन सैम डर के मारे बाहर नहीं आता। अब इधर हम देखते हैं कि एडी ने सैम के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का केस पहले से फाइल कर दिया ताकि सैम उस पर कोई मुकदमा न कर सके। और काफी टाइम गुजरने के बाद जब इन दोनों की पेशी पड़ती है तो सैम अपनी केस हार जाता है और सैम को वार्निंग भी दी जाती है कि वो एडी के आसपास भी ना दिखे। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सैम अपनी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस वक्त एडी भी उसका पीछा कर रहा था और सैम अपनी फैमिली को टाटा बाय बाय करके वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सैम कहाँ चला गया। तब वो उसके बारे में काफी जांच पड़ताल करता है जिससे उसे ये पता चलता है कि सैम अब अगले 3 दिन बाद आएगा। अब इधर हमें सैम की फैमिली को उसके घर पर दिखाया जाता है जो छिप छिपाकर वापस अपने घर आ जाते हैं ताकि एडी को पता ना चल सके। और इनके घर में डिटेक्टिव भी पहले से मौजूद था और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर रात भर पहरा देने को आया था। अब ये पूरी रात इंतजार करता है एडी का, लेकिन एडी नहीं आया। अब डिटेक्टिव घर के अंदर जाकर उनके एक मैड से बात करने लगता है, लेकिन असल में उस मैड के वेश में कोई और नहीं बल्कि एडी ही था। और यहाँ पर वो अचानक से डिटेक्टिव का गला फंसा कर काट देता है। तभी हमें पता चलता है कि सैम भी अपने घर पर ही है और डिटेक्टिव के मरने की आवाज सुनकर वो दोनों फौरन नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद वो देखते हैं कि उनकी मेड और डिटेक्टिव की लाश गिरी पड़ी है। अब अगले दिन सैम अपनी फैमिली को लेकर एक कैप फेयर नाम की जगह पर चला जाता है, लेकिन ये पूरा परिवार इस बात से अनजान है कि एडी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, बल्कि वो उनकी कार के नीचे ही छिपा है। अब सैम अपनी वहाँ से बोट लेकर कैब के लिए निकल गया, जिसके बाद एडी ने भी एक बोट रेंट पर ले ली। और रात होने के बाद जब सैम अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो इस वक्त बहुत जोर का तूफान आने वाला था, जिसके बाद तब सैम अपनी बोट को चेक करने के लिए जाता है और यहीं पर एडी ने उसे दबोच लिया और एक रस्सी से बांध दिया। अब एडी सैम की वाइफ के पास पहुंचता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब एडी जब अपना नशा निकालने के बाद सिगार पीने लगता है तो उसके सामने डैनी एक पेट्रोल से छिड़क देती है, जिसकी वजह से एडी को आग लग जाती है और इसमें उसका चेहरा पूरी तरीके से आग से झुलस जाता है। अब एडी खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम इधर बोट को आगे भगाने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे आजाद कर लिया था। लेकिन एडी एक बार फिर से रस्सी के सहारे बोट पर चढ़ाता है और एडी अब सीधा सैम के पास आकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता था जिस लड़की का मैंने रेप किया उसका और भी मर्दों के साथ अफेयर चल रहा था। तब सैम बोलता है कि उसका ये मतलब नहीं था कि उसने और लोगों के साथ संबंध बनाए थे तो तुम्हें उसके साथ रेप करने का मौका मिल गया था या तुम्हें उसका पास मिल गया था। लेकिन यहाँ पर एडी को ऐसा लगता है कि सैम को उसने इसलिए किया था ताकि सैम उसे सजा होने से बचा सके, लेकिन सैम ने ऐसा नहीं किया था। अब कैडी ली और डैनी को कपड़े उतारने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी तेज तूफान की वजह से इनकी बोट घूम जाती है और काफी उछल पुछल मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर सैम अपनी वाइफ और अपनी बेटी को उससे कूदने के लिए कहता है। और जब सैम भी उस बोट से कूदने लगा तो एडी ने उसका पैर पकड़ लिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इस बीच एडी के हाथ में गन लग जाती है, लेकिन तभी सैम ने एडी के पैर में एक हथकड़ी लगा दी और उसे बोट से बांध दिया, जिसके बाद वो बोट जाकर एक पहाड़ से टकरा जाती है और इस तरह से उस बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैम बहकर किनारे आ जाता है, लेकिन एडी अभी भी उस बोट से बंधा हुआ था। सैम उसका सर एक पत्थर से कुचलने वाला था, लेकिन तब तक एक तेज लहर आती है जिसमें बहकर एडी बह जाता है और उसके पैर में हथकड़ी लगे होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता और इस तरह से वो पानी में डूब कर मर जाता है। और हम देखते हैं कि सैम और उसकी फैमिली को एक नया जीवन भी मिल जाता है और इसी को दिखा